हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट 2013 का पेपर, उसके अंदर पेपर नंबर 3। तो सेट 2012 के दोनों पेपर कर चुके हैं, सेट 2013 का फर्स्ट सेकंड पेपर कर चुके हैं। आज हम थर्ड पेपर डिस्कस करेंगे। तो रियल एनालिसिस के चारों के चारों पेपर हो जाएंगे। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है? पी ए डिनोट पावर सेट ऑफ द सेट ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। यानी पी ए क्या है? ए का पावर सेट है। और आप सभी जानते हो पावर सेट ऑफ ए में क्या होते हैं? मेरे पास सेट आते हैं एक्स सच दैट एक्स सबसेट ऑफ ए। यानी ए का प्रत्येक सबसेट है वो क्या है? पावर सेट का एक एलिमेंट। अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, ए मेरे पास एक सेट है 1,2। अगर मुझे बनाना इसका पावर सेट तो क्या आ जाएगा? इसके सबसेट कौन कौन से? ए के सबसेट एक तो एम्प्टी है, एक मेरे पास सिंगलटन 1 है, एक सिंगलटन 2 है और एक सिंगलटन 1,2 है। तो ये क्या है? इस सेट ए का पावर सेट। और हम जानते हैं कि अगर ए की कार्डिनलिटी ऑफ ए मेरे पास n है, देन पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n हो जाएगी। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना आप कि पावर सेट की कार्डिनलिटी कभी भी LF नोट नहीं हो सकती है। यानी मैं बोलूँ दैट इज पावर सेट है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? इज ए नेवर सिमिलर टू नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर के कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? अगर मेरे पास ए फाइनाइट है, यहाँ पे मेरे पास क्या केस बनेंगे? इफ ए फाइनाइट, तो उस केस में पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी? 2 की पावर n। फाइनाइट होने का मतलब क्या है? ए की कार्डिनलिटी ऑफ ए मेरे पास n है, दिस इंप्लाइज पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी आ गई? n। अगर मेरे पास किसी सेट ए की कार्डिनलिटी LF नोट है, अगर मेरे पास कोई सेट R का सबसेट है तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो सकती है? तो फाइनाइट नंबर या LF नोट। तो उस केस में क्या आ जाएगी? पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी 2 की पावर LF नोट यानी कि C। और ए की कार्डिनलिटी अगर मेरे पास C है, कंटिन्यूम है, यानी R के कोई सिमिलर सेट है, तो उस केस में उसका पावर सेट क्या आ जाएगा? 2 की पावर C। और 2 की पावर C है, इसका मान है वो C से ग्रेटर देन है। तो यहाँ से ही ये आइडिया लगता है कि एक ऐसा सेट भी एग्जिस्ट करता है जिसकी कार्डिनलिटी R की कार्डिनलिटी से ज़्यादा है। तो ये कंटिन्यूम हाइपोथेसिस है। तो यहाँ से जो पावर सेट से ही वो कंसेप्ट आता है। तो आपको इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना। तो ये रही पावर सेट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं हमें क्या पूछा गया है कि ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए है वो पावर सेट ऑफ ए के बराबर होगा। सेकंड ऑप्शन, ए सेट है और इसके ब्रैकेट लगा हुआ है इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए है वो ए होगा। और थर्ड है मेरे पास पावर सेट ऑफ ए माइनस ए पावर सेट ऑफ ए। तो थर्ड तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है। क्या बोला है कि पावर सेट ऑफ ए में से ए घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? पावर सेट ऑफ ए बचेगा। तो ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता। यानी थर्ड ऑप्शन जिसमें वो गलत हो गया, तो ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ हैं ये तो डिस्कार्ड हो गए। तो यहाँ पर मेरे पास मैं बात करूँ कि सिंगलटन ए है, ये क्या है? सबसेट है ए का। सिंगलटन 1 है, ये ए का सबसेट है। बट मैं बोलूँ सिंगलटन 1 है, ये क्या है? ये एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का। ये पावर सेट का एक एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। कितने होंगे पावर सेट ऑफ ए में? 4 एलिमेंट तो होंगे। तो जो सिंगलटन 1 है ये सेट ए का तो सबसेट है, लेकिन सिंगलटन 1 है ये क्या है? पावर सेट ऑफ ए का सबसेट है। इसी प्रकार ए है वो खुद का सबसेट होता है, लेकिन ए है वो क्या होगा? पावर सेट का एलिमेंट होगा। ये मेरे पास ए है ना, ये है, ये क्या है? पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है। अब अगर मुझे इसको सबसेट बनाना है तो ये सिंगलटन ए, ये क्या है? ये पावर सेट ऑफ ए का सबसेट है। अगर मुझे लिखना है ये वाला, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 का एक ब्रैकेट और लेके ये लिखते हैं, तब ये मेरे पास क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए का सबसेट बन जाएगा। और आप जानते हो इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो हमेशा ही 2 सेट के बीच में डिफाइन होता है। ये नहीं कि एक एलिमेंट ले लें और एक
सेट ले लें तो उनके बीच में हम यूनियन या इंटरसेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेरे पास ये सेट है और ये सेट है, तो ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए ये मैं डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए या ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए ये तो डिफाइन नहीं हो सकता। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला, ए का यूनियन पावर सेट ऑफ ए का, ये एलिमेंट है इसका, तो इसका यूनियन तो डिफाइन हो ही नहीं सकता है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत हो गया। लेकिन ये सब सेट है इसका, तो इन दो सेट के बीच में क्या कर सकते हैं हम, इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंगलटन ए का इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए के साथ लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास सेट ए ही आ जाएगा, यही आएगा ना। अगर आप देखो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक सेट है, ये चलो ये ले लेते हैं ए मेरे पास, तो 1/2 का ब्रैकेट एक और लगेगा, इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, इनके इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आ रहा है, ये खुद सेट आ रहा है ना, तो ये 1,2 आएगा, 1,2 ब्रैकेट का ब्रैकेट, यानी इस सेट ए के ब्रैकेट लगेगा। हालांकि लॉजिकली हम देखें तो ये स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है, स्टेटमेंट सेकंड है ये गलत है। क्यों, क्योंकि एक सेट है और ये भी एक सेट है, और हम जानते हैं दो सेट का इंटरसेक्शन है वो भी एक सेट आएगा, जबकि ए तो एक एलिमेंट है इसका, तो ऑप्शन ये होना चाहिए हिसाब से डिलीट। लेकिन अगर इसने ऑप्शन सेकंड माना हुआ है तो सेकंड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये डिफाइन है, और गलती से शायद इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया या किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया होगा, अदरवाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों ही गलत। और सही कब होगा ये, जब यहाँ पर सिंगलटन ए के ब्रैकेट लगाए जाए। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप ध्यान रखना इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि सीक्वेंस से पूछा गया है। एक सीक्वेंस गिवन है n+1/n, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये पूछा कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, तो आपको क्या करना है, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो इसका मान कितना आ जाएगा, n कॉमन ले सकते हो तो क्या आ जाए मेरे पास 1 + 1/n, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, इसकी लिमिट 1 आ गई, दिस इम्प्लाइज n+1/n कन्वर्ज टू 1। ये तो आप सीक्वेंस की जानते हो आप कि लिमिट है उस पर क्या करेगा, वो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी, तो एक पे कन्वर्ज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ए सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली। मैंने कल के वीडियो में जो आप रियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर बताया था कि इन आर, ये स्टेटमेंट किसका है, एनी बोरेल थ्योरम का, इन आर ए सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट if and only if it is closed and bounded, it is a closed and bounded। अगर मेरे पास कोई भी R का सबसेट है तो वो कॉम्पैक्ट कब होगा, जब वो क्लोज हो जाए और क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए। तो डायरेक्ट एनी बोरेल का जो स्टेटमेंट है वो दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ क्लोज्ड ओनली, इट इज़ बाउंडेड ओनली, क्लोज एंड बाउंडेड ओनली, क्लोज एंड बाउंडेड बोथ, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ही ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन पूछा हुआ है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, लेट f(r)(r) बी डिफाइंड बाई f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x², जहाँ पे ये फंक्शन किसको डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f, तो आपको बताना है कि फंक्शन है वो किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसका मान कितना होता है, सबसे बड़ा इंटीजर, लेकिन इस x से छोटा होना चाहिए। ये तो होता है ना, सबसे बड़ा इंटीजर है इस x से छोटा होना चाहिए। यानी जब x का मान 0 से लेकर कितना है, 1 से छोटा है, जब x का मान 0 से 1 के बीच में है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का मान कितना आएगा, 0 आएगा। जब x का मान 1 से लेके 2 के बीच में है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान कितना आएगा, 1 आएगा। यानी हम मैं ग्राफ बनाऊँ 1 2 3, तो 0 से 1 के बीच में इसका मान कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। और जैसे ही 1 आएगा, 1 पर इसका मान कितना आ गया, 1, तो यानी यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, और 2 तक इसका मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। जैसे ही 2 आएगा तो मेरे पास मान आ जाएगा 2 से लेके 3,
तो इस प्रकार चलेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जब x का मान -1 से 0 के बीच में है तो -1 पे तो -1 आएगा, लेकिन जैसे 0 आएगा तो उस केस में इसका मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x का मान -1 से 0 के बीच में है तो मोड x का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार डिफाइन है। अब हम बात करें 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो हम बात करें 0 से राइट हैंड साइड से आएंगे तो राइट लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब हम राइट किस साइड से, लेफ्ट साइड से आएंगे तो इसका मान -1 आ जाएगा। यानी RHL नॉट इक्वल्स टू LHL। और हम जानते हैं ये मोनोटोनिक फंक्शन है तो इसके पास ओनली जंप डिसकंटिन्यूटी होंगी या फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होंगी, यानी दोनों के दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगे लेकिन इक्वल नहीं होगी। मैं बात करूं 1 पर है तो अगर मैं राइट साइड से आऊं तो मेरे पास लिमिट का मान 1 आएगा और लेफ्ट साइड से आऊं तो मान 0 आएगा। यानी LHL नॉट इक्वल्स टू RHL कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पर, ऑन इन Z। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये कोई पॉइंट है तो आप इधर से आओ या इधर से आओ, इसका मान क्या आएगा, सेम आएगा। तो समस्या कहाँ पर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पर आ रही है। तो जब आपके पास फंक्शन है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूअस, तो मैं बोलूँ f(x) बराबर x डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर है, जहाँ पर इसके अंदर वाला पार्ट है वो इंटीजर हो रहा है। तो आपके पास फंक्शन डिफाइन है f(x) बराबर x², तो ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा, जहाँ पर x² इंटीजर हो। और x² इंटीजर होने का मतलब क्या है, x² बराबर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी x बराबर √ +-n। तो जब x का मान +-√n होगा, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर, तो उस केस में जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, फर्स्ट बोला ऑल रेशनल नंबर, गलत। ऑल रियल नंबर, ये भी गलत। √ +-n, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ऑप्शन थर्ड है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था आपके पास 12th क्लास का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना आता है तो आप इसके बारे में सभी जानकारी लिख सकते हो। इसकी बात करें डोमेन की तो डोमेन पूरा R है। अगर बात करें रेंज की तो इसका रेंज भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ओनली इंटीजर आएगा, इसीलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैं बात करूं मोनोटोनिकली तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है, ये डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर पर। तो इस प्रकार आप इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ें क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ यूट्यूब पर, एक बार और देख लेते हैं। क्या गिवन है, f(x + y) बराबर f(x × fy), यानी फंक्शन है वो इस रूल को सेटिस्फाई करता है कि सम को वो बदल देता है प्रोडक्ट में, यानी f(x + y) = f(x.fy) फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल x, y। और क्या बोला है कि 4 पर फंक्शन का मान 4 है और इसके डेरिवेटिव का 0 पर मान कितना है, 15 है। देन आपको बताना है कि डेरिवेटिव का मान 4 पर है वो कितना होगा, फंक्शन के डेरिवेटिव का 4 पर जो वैल्यू है वो कितनी होगी। अगर आप इन रूल को डिटेल से देखना है 7-8 रूल, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सॉल्व कर रखा, तो वहाँ पे मैंने 8-10 इंपॉर्टेंट रूल हैं उनको वहाँ पर डिस्कस किया। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन जो इस रूल को सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन किस टाइप का होगा, f(x) बराबर a⁴x टाइप का होगा, जहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है। और a का मान हम गिवन कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी f(4) का मान कितना है, a⁴4, और इसका मान कितना गिवन है, 4 गिवन है। f'(x) यानी इसका डेरिवेटिव करते हैं f'(x), तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a⁴x × log e, और f'(0) का मान कितना है, इसके डेरिवेटिव का 0 मान कितना है, a⁴0 × log e, और a⁴0 का मान कितना था, 1, यानी log e, और इसका मान हमें कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, कितना, 15। तो अब हमें किसका मान पूछा है, f'(4) का मान पूछा है। f'(4) का मान कितना आएगा, जहाँ पर x है उसकी जगह 4 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो a⁴4 log e, a⁴4 का मान मेरे पास 4 है, log e का मान मेरे पास 15 है, यानी 15 × 4 = 60, और 60 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इज
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। ये तो होगा ना, ऑप्शन सेकंड में मेरे पास 60 गिवन है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको यही पता नहीं चल रहा कि ये वाला क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से है तो फिर समस्या है। तो क्या गिवन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 to इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज। तो यहाँ पर हम देखें 1 से इनफाइनाइट यानी किस टाइप का है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है या मैं बोलूँ अनबाउंडेड है, यानी कि ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि लिमिट क्या है मेरे पास 1 से इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन है इन्फिनिटी 0 1 2। इन्फिनिटी का होने का मतलब क्या है, ये इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट है, लेकिन हम जानते हैं रिजल्ट लिखाया था मैंने वहाँ पर a से इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स की पावर n dx। कन्वर्जेंट कब होगा, जब n का मान 1 से बड़ा और a क्या है यहाँ पर है ग्रेटर देन 0। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, n का मान 2 है जो कि 1 से बड़ा है। दिस इम्प्लाइज ये इंटीग्रेशन तो कन्वर्जेंट है, यानी इसका जो मान है वो क्या आएगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट 1 to एप्सिलॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसका हम समाकलन जानते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 से एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू इनफाइनाइट क्या जाएगा, -1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस माइनस प्लस 1 बाई 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, इसका मान आ जाएगा -1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1। दिस इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। तो ये था सिंपल क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको पता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसको किस प्रकार सोल्व करते हैं तो आप आसानी से इसको सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 जब एक्स का मान रेशनल है और एक्स का मान इरेशनल है तो 1 है। तो ये फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल 0,1 में। तो आपसे पूछा रिमान इंटीग्रल है या नॉट लिबेग इंटीग्रेबल, नाइदर रिमान इंटीग्रेबल नॉर लिबेग इंटीग्रल, लिबेग इंटीग्रेबल बट नॉट रिमान इंटीग्रल। तो आप जानते हो, अगर आपने रिमान इंटीग्रेशन पढ़ा है तो वहाँ पर एक रिजल्ट पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर रिजल्ट लिखता हूँ। ये रिजल्ट क्या है, एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है k1 k2 x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल a टू b, x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल a, b, जहाँ पर k1 और k2 दोनों रियल नंबर हैं एंड k1 नॉट इक्वल्स टू k2, k1 और k2 हैं वो इक्वल नहीं। देन जो लोअर डार्बोक सम या लोअर रिमान सम है उसका मान कितना आएगा, उसका मान आता है मिनिमम k1 k2 का और साथ में क्या आएगा b माइनस a। और जो इसका अपर रिमान सम या अपर डार्बोक सम है उसका मान कितना आएगा, मैक्सिमम k1 k2 और साथ में आ जाएगा b माइनस a। अब अगर हम निकालें इस फंक्शन के लिए तो मेरे पास 1 और 0 है, k1 का मान कितना है 0 और इसका मान है 1, तो क्या आ जाएगा मिनिमम 0 आ जाएगा और b माइनस a से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आएगा और साथ में क्या आ जाएगा, इंटरवल कौन सा है, यहाँ पर इंटरवल है क्लोज इंटरवल 0,1, तो ये इसका मान 1 आ गया। यानी लोअर सम है वो तो इसका 0 और अपर रिमान सम है वो कितना आएगा 1 आएगा। और किसके लिए, फॉर ऑल p बिलोंग्स टू पार्टीशन a, b, यानी कोई भी पार्टीशन लो आप है उसके लिए लोअर सम तो ये आएगा और अपर सम है वो ये आएगा। यानी अगर हम इसका रिमान इंटीग्रल निकालें तो वो क्या होता है, लोअर रिमान इंटीग्रल क्या होता है a टू b एफ एक्स डी एक्स, वो क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू सुप्रीमम लेते हैं किसका, जो भी डार्बोक सम है लोअर डार्बोक सम ओवर p पर, और अपर रिमान इंटीग्रल क्या होगा a टू b एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू इन्फीमम p u f। तो हम जानते हैं ये हमेशा ही 0 है तो इसका सुप्रीमम लेंगे तो 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम इक्वल नहीं है,
दिस इम्प्लाइज इट इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो रीमान इंटीग्रेबल तो ये नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा कट जाएगा? थर्ड ऑप्शन कट गया और फर्स्ट ऑप्शन कट गया। ये थर्ड नहीं, फर्स्ट ऑप्शन कट गया, नाइदर रीमान इंटीग्रेबल नॉर लिबेग इंटीग्रेबल, ये तो हो सकता है। नॉट रीमान इंटीग्रेबल ये भी हो सकता है, नॉट लिबेग इंटीग्रेबल। और हमने कल क्लास में पढ़ा था जो मेजर वाला पार्ट, तो वहाँ पर देखा था कि ये फंक्शन बाउंडेड है और साथ में क्या है? मेजरेबल है। क्या है? मेजरेबल है, यानी इसका जो लिबेग मेजर है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये फंक्शन है वो मेजरेबल है लेकिन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या गिवन है? इफ़ x बराबर आर कोस थीटा एंड y बराबर आर साइन थीटा, देन आपको बताना है डेल आर थीटा अपॉन में डेल एक्स वाई इज इक्वल्स टू। तो हम जानते हैं कि मेरे पास f डेल f1 f2 है और नीचे क्या डेल x y। तो हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं? पहले f1 का x के सापेक्ष करेंगे, f1 का x के सापेक्ष करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं? दिस इज इक्वल्स टू f2 का x के सापेक्ष और f2 का y के सापेक्ष। अच्छा, f1 का यहाँ पर y आएगा, तो डेल f1 डेल f2 का डेल एक्स वाई, ये क्या निकालते हैं हम? जैकोबियन है वो किस प्रकार निकालते हैं? पहले f1 का निकालेंगे x और y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, फिर f2 का x और y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और क्या निकालेंगे? इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है डेल आर थीटा का डेल एक्स वाई के कॉरस्पॉन्डिंग, लेकिन फंक्शन हमें किसके गिवन है? x और y के। तो या तो हम क्या करें कि इनको x और y में चेंज करें, तो हम आराम से कर सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स y अपॉन एक्स। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं? हम डेल एक्स वाई का डेल आर थीटा कर लेते हैं, फिर इसको उल्टा कर देंगे। यही तो है ना, तो ये थोड़ा सा आसान रहेगा करने में। तो x का किसके सापेक्ष करना? पहले r के सापेक्ष करना है, तो कितना आ जाएगा? कोस थीटा। फिर x का थीटा के सापेक्ष कितना आ जाएगा? माइनस आर साइन थीटा। फिर हमें करना है y का, तो y बराबर आर साइन थीटा है, इसका r के सापेक्ष करेंगे तो साइन थीटा, और थीटा के सापेक्ष करेंगे तो r कोस थीटा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट r कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस r साइन स्क्वायर थीटा। r कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी 1। दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे पास आया है डेल एक्स वाई का डेल आर थीटा का, और मुझे चाहिए डेल आर थीटा अपॉन में डेल एक्स वाई। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, यानी आर की पावर -1। तो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। जल्दबाजी में ये नहीं कि आर आ गया और आपको आर दिख रहा है तो ऑप्शन फर्स्ट कर देंगे। पेपर में जो सिली मिस्टेक है होती हैं वो इस टाइप की होती है, इसलिए आराम से क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक करना चाहिए। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक। आर विद यूजुअल मैट्रिक कौन सी होती है? मोड ऑफ x माइनस वाई, यानी जो हम पढ़ते हैं रियल के अंदर वो यूजुअल टोपोलॉजी पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कौन सा जो सबसेट है वो कॉम्पैक्ट है। और अभी हमने क्वेश्चन किया था एनी बोरेल थ्योरम क्या बोलती है कि एनी सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। तो क्लोज और बाउंडेड होना चाहिए, वो सेट क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो हम देखें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? क्लोज 0 लेकिन 1 ओपन सेमी क्लोज, यानी क्लोज नहीं है, बाउंडेड तो है। दिस इज गलत। यहाँ पर ये मेरे पास क्लोज है, ये भी क्लोज है, और इनका यूनियन भी क्लोज है और बाउंडेड भी है, यानी सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लोज सेट किसको बोलते हैं? ए सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी क्लोज इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, यानी इसका प्रत्येक लिमिट पॉइंट है उसको कंटेन करता हो, तब हम बोलते हैं उस सेट को क्लोज सेट। या एक सेट को क्लोज कब बोलेंगे? जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए? ओपन हो जाए। दूसरा, Q इज सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो Q है वो क्या नहीं होता? क्लोज नहीं होता। क्यों? क्योंकि Q का लिमिट पॉइंट है वो R होता है, और R है वो कंटेन नहीं होता Q के अंदर। दिस इंप्लाइज इट इज ए नॉट क्लोज। तो क्लोज नहीं है तो क्या नहीं होगा? कॉम्पैक्ट नहीं। ऑप्शन थर्ड भी गलत है। इंटीजर सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ये क्लोज तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है, क्योंकि अनबाउंडेड सेट है। इसका अपर बाउंड इनफाइनाइट होगा और लोअर बाउंड है वो माइनस इनफाइनाइट होगा।
यानी ये अनबाउंडेड सेट है, दिस इंप्लाइज नॉट बाउंडेड, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आ जाएगा आपके पास लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, फॉर ए ग्रेटर देन 0 द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, किसकी इंटीग्रल आई बराबर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो वैसे देखो तो ये वाला क्वेश्चन है, ये कौन सा है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का है, क्योंकि इसकी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, वो अनबाउंडेड है, या मैं बोलूँ इनफाइनाइट। लेकिन आप एक छोटी क्लासों में रिजल्ट जानते हो 11th क्लास में कि माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, कब, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 इफ एफ एक्स इज ओड। अगर ओड फंक्शन है और माइनस ए से प्लस ए में कोई फंक्शन डिफाइन है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और हम जानते हैं कि ये वाला फंक्शन साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाता है, देन एफ इज ओड। और दूसरी चीज एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाता है, देन एफ क्या होता है, इवन होता है। तो ओड फंक्शन है और माइनस ए से प्लस ए के बीच में है, दिस इंप्लाइज इसका इंटीग्रेशन का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा डायरेक्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो हालांकि इसको देख के थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अगर अपने को सिंपल प्रॉपर्टी ध्यान में है तो आप डायरेक्ट 1 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स आपके पास क्या गिवन है, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, अराउंड एक्स बराबर 0 है, इसको लिख सकता हूँ एक्स 1 प्लस एक्स की पावर -1। तो क्या हो जाए मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू एक्स, क्या जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अल्टरनेटिव यही तो होगा ना बाइनोमियल एक्सपेंशन से, दिस इज इक्वल्स टू एक्स को मल्टीप्लाई किया इसे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसमें सारे के सारे प्लस गलत, सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत, और फोर्थ में क्या है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन फोर्थ है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो ये था आपके पास 24 नंबर क्वेश्चन रियल एनालिसिस का, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये थे आपके पास रियल एनालिसिस क्वेश्चन। आगे हैं कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी तो हम कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को एक बार आप अच्छे से देख लेवें, ये कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट को भी आप अच्छे से देख लेवें, क्योंकि कंसेप्ट मैथमेटिक्स में वही रहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का जो नेचर है वो चेंज कर देते हैं, कई बार उनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है और आपने देख लिया कि इस कंसेप्ट को किस प्रकार अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन है वो आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।